नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियाँ जीवन की में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी प्रश्नों के भंवर। ठेले पर रखे संतरे छांटते हुए एक परिचित सा स्वर कान में पड़ा और उसने हठात ऊपर देखा। हाँ, सुनील ही तो था वहाँ, पर कितना बदला हुआ, निस्तेज, अशक्त, झुका हुआ, जैसे 6 महीने बाद आज ही खटिया से उठा हो। हेलो, उसने धीरे से कहा, पर उसने शायद सुना नहीं। शायद इस हेलो संस्कृति का अब तक कस्बे में प्रवेश नहीं हुआ था, इसलिए तो वह मोल भाव ही करता रह गया और वह प्रतीक्षा में खड़ी रही। पतलून की जेब से तुड़े मुड़े नोट निकालकर जब वह चलने को हुआ तो ठेले वाले को ही दया आ गई। खुले हुए पैसे लौटाते उसने कहा, भाई साहब, मैडम शायद कुछ कह रही हैं। अब उसने आंख उठाकर देखा और इस बार चौंकने की बारी उसकी थी। अपनी सदाबहार मुस्कान लिए सामने अंजना खड़ी थी। ऐश्वर्य से दमकता व्यक्तित्व, तृप्ति से चमकता चेहरा, लगता था जैसे उम्र के ये 10-12 वर्ष उसे अनछुए ही निकल गए हैं। अरे, उसने मरी सी आवाज़ में आश्चर्य व्यक्त किया, कहाँ हो आजकल? बम्बई? यहाँ कैसे? बड़े भैया अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। माँ की बड़ी इच्छा थी कि इस पीढ़ी की पहली शादी पुरखों के घर से हो, इसलिए यहाँ आ गए हैं। बड़े भैया वैसे तो दिल्ली में हैं। हाँ। कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर बड़ी मुश्किल से कह पाया, सुनील, अभी तो रहोगी ना? हाँ, शादी तक तो रहना है ही। फिर एक लंबा मौन। अंजू को प्रतीक्षा थी एक औपचारिक से निमंत्रण की, पर सुनील शायद उतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और तभी बड़े भैया सब्जी का बड़ा सा झोला उठाए आ गए। अरे भाई, तुम्हारी शॉपिंग हुई कि नहीं अभी तक? उन्होंने सुनील को एकदम अनदेखा करके कहा। वह तो कब की हो चुकी, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे भैया। इन्हें पहचाना? ये सुनील हैं। सुनील ने नमस्ते की। बड़े भैया ने उत्तर में गर्दन को हल्का सा झटका भर दिया और अंजू को लेकर कार की तरफ बढ़ गए। अंजू का बड़ा मन था कि झूठ मूठ ही सही भैया सुनील को शादी में आने को कह दें, पर उन्होंने तो बात तक नहीं की। ठीक ही तो था, भैया को भला सुनील में क्या दिलचस्पी होती और क्यों होती? उनके लिए तो वह अध्याय कब का खत्म हो चुका है। उस समय अपने बीमार पिता का मन रखने के लिए वे सुनील की चौखट तक गए थे और अपमानित होकर लौटे थे। जाति की अभेद्य दीवार उन लोगों के बीच खड़ी थी। केवल जाति की आड़ लेकर ही सुनील के पिता रिश्ता नकार देते तो उसे नियति मानकर सह भी लेते, पर उन्होंने जो बात कही वह तो आज भी फांस की तरह सालती है। उन्होंने कहा था, तुम लोग उतरुआ हो तो कोई बात नहीं, हम मन पर पत्थर रख लेंगे, पर ऐसी पटाखा लड़की हमारे घर में खपेगी नहीं। भैया एकदम आग बबूला हो गए थे। आपका लड़का है, जहाँ मर्जी आए वहाँ ब्याह कीजिए, लेकिन दूसरों की लड़कियों पर लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लांछन लगाने की क्या बात है? कोई मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी भी 2 बेटियाँ कॉलेज में पढ़ी हैं, पर ऐसा तो किसी ने नहीं किया। ऐसा मतलब? जैसा अंजू ने किया था, अपने आप शादी तय कर ली थी। भैया तो जैसे उबल पड़े थे, उनका वश चलता तो वही हाथापाई कर बैठते। बड़ी मुश्किल से अपने पर उन्होंने काबू पाया। शायद मन में कहीं यह क्षीण आशा रही होगी कि आगे पीछे इसी घर में अंजू को आना है। बेकार दुश्मनी बढ़ाने से क्या फ़ायदा? उन्हें पक्का विश्वास था कि माँ बाप किसी की भी ज़िंदगी भर उठे नहीं रहते। फिर सुनील तो अकेला लड़का है, उसका दिल वे नहीं तोड़ेंगे। पर सुनील ही हिम्मत हार गया था। अंजू का परिवार जब तक कुछ सोचता समझता, सुनील की शादी का कार्ड आ पहुँचा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर भैया को वितृष्णा हो गई थी तो आश्चर्य क्या था? अंजू को यहाँ आए हफ्ता हो चला था। इस परिचित वातावरण में आते ही उसका मन 10-12 साल पीछे लौट गया था। उसे अपना टूटा हुआ सपना याद आया, पर अब उसमें इतनी टीस नहीं थी। धीरे धीरे वह कसक मिट ही गई। बहुत अनजाने, बहुत धीरे धीरे उसने परिस्थिति से समझौता कर लिया था। शादी के बाद जरूर वह कुछ दिनों तक अनमनी रही, पर आलोक के संवेदनशील साहचर्य ने उसके घावों पर मरहम सा लगा दिया था। फिर सुरभि के जन्म के बाद तो उसका जैसे काया पलट ही हो गया था। तभी तो आज इतने सहज भाव से वह सुनील से बात कर सकी थी। उल्टे सुनील ही उसके सामने पे को झेल नहीं पाया था।
अपनी गृहस्थी में वह पूरी तरह रच बस गई थी। फिर भी एक नारी सुलभ इच्छा थी सुनील का घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को देखने की। इसीलिए उसने सुनील से निमंत्रण की अपेक्षा की थी। वहाँ से निराश हो गई तो खुद ही बहाना ढूंढने लगी। नीतू की शादी के कार्ड छपकर आ गए तो उसे बहाना भी मिल गया। भैया ने उसे एक लिस्ट थमा दी थी। कार्ड्स पर सुंदर अक्षरों में मेहमानों का नाम पता उसे लिखना था। लिस्ट खूब बड़ी थी। माँ और पापा का एक भी परिचित छूट नहीं पाया था। उन लोगों के टीचर्स, प्रोफेसर्स के भी नाम थे। अंजू की सहेलियां तो शादी के बाद तितर बितर हो गई थी, फिर भी उनके परिवारों का नाम था, लेकिन पूरी लिस्ट में सुनील का नाम कहीं नहीं था। उम्मीद भी नहीं थी। तब उसने स्वयं ही एक लिफाफे पर सुनील का नाम पता लिखा। कभी यह नाम लिखते हुए कैसा रोमांच हो आता था, पर आज वैसा कुछ नहीं हुआ। अपने इस बदलाव पर वह हैरान थी। अगर उसका मन सचमुच इतना निर्लिप्त हो गया है तो फिर सुनील के यहाँ जाने की यह ललक क्यों? सहेली के यहाँ जाने के बहाने वह अकेली ही निकल पड़ी। पिछले दिनों यह उसका नियम सा हो गया था। रोज़ ये किसी न किसी के यहाँ हो आती। सखियाँ तो सब अपने अपने ससुराल में थी, पर उनकी माँ, भाभियाँ बड़े प्रेम से मिलती। बचपन के वे दिन फिर ताज़ा हो जाते। सुनील का घर उसका देखा हुआ था, पर उसके आसपास इतनी इमारतें खड़ी हो गई थी कि पल भर को तो वह चकरा सी गई। सुनील का मकान लेकिन जरा सा भी नहीं बदला था। इन नए मकानों की तुलना में वह एकदम बदरंग, बदशक्ल और खस्ता हाल लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर सुनील के बुझे बुझे से व्यक्तित्व की याद हो आई और साथ ही आंखों में घूम गया आलोक का सांवला सुदर्शन रूप। किराए का सही, पर अपना सजा संवरा फ्लैट याद आ गया। न भाग्य ने उसके साथ कोई छल नहीं किया। जो लिया है उससे ड्योढ़ा लौटाया है। इस विचार से उसे बड़ी शांति मिली और उसने बड़े इत्मीनान से सुनील का दरवाज़ा खटखटाया। बांस के जालीदार बरामदे में सुनील की माँ बैठी माला जप रही थी। वो भी इस घर की तरह ही बुढ़ा गई थी, पर कान अभी चौकन्ने थे। फौरन ही बोल उठी, कौन है? चाची, मैं हूँ अंजू। अंजू ने दरवाज़ा ठेलकर भीतर आते हुए कहा। अंजू कौन? अंजना, अंजना पाठक। वृद्धा ने अपनी मिचमिचाती आंखों को थोड़ा और फैलाने की कोशिश की। नए टोला वाले बद्री प्रसाद जी की तो नहीं? जी वही। अंजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसे तो डर हो गया था कि परिचय का यह दौर काफ़ी लंबा चलेगा। उस झिलंगा से खटिया पर जगह बनाते हुए सुनील की माँ ने गदगद स्वर में कहा, आओ बिन्नो, बहुत दिनन माँ आई। खटिया की पार्टी पर बैठते हुए अंजू ने अपने आने का मंतव्य बताया और पूछा, सुनील कब तक लौटते हैं? अरे उनको कौन ठिकानो है, कबहू तो रात के 9-100 बज जाते हैं। तो मैं चलूँगी, आप ये कार्ड दे दीजिएगा। अरे वाह, ऐसे कैसे? और उन्होंने भीतर की ओर मुँह करके आवाज़ दी, अरे सुनो, नेक एक कुर्सी तो डाल जाओ, इतने बिटिया तकलीफ में बैठी है। उन्होंने शायद अपनी बहू का आवाज़ दी थी। अंजू भी तो उसे ही देखने आई थी। उस सौम्य सरल रूप को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, जो उन दिनों चर्चा का और अंजू के लिए ईर्ष्या का विषय था। पर भीतर से एक आंधी आई। अंजू के सामने एक कुर्सी दंड से रख दी गई, इतनी जोर से कि उसके खुरों के प्रहार से छपरी में जमी धूल चारों ओर फैल गई। कुर्सी जिस गति से आई थी, लाने वाली उसी द्रुत लय में लौट रही थी कि अम्मा ने टोक दिया, पानी तो पिला जाती। दूसरे ही क्षण पानी हाजिर था। इस बार उसके छींटे अंजू की प्योर सिल्क को सराबोर कर गए। गिलास उठाते हुए सवाल आया, और कुछ? इस और कुछ में बहुत कुछ समाहित था, पर अम्मा जी शायद उसे समझ नहीं पाई। निहोरा सा करती हुई बोली, इतने दिनन पे आई है बिटिया, नेक चाय तो पिवा दो। नहीं चाची, चलूँगी, अब बहुत देर हो रही है, घर पर सब परेशान होंगे। अरे तो अब बेहाल बनी जात है, गैस पे कौन देर लगत है। फिर अंजू चलने की मुद्रा में खड़ी ही रही तो उसी चंडी स्वरूपा ने कहा, देखो बहन, अब चाय पी कर ही जाना, नहीं तो बुढ़िया मेरे सातों पुरखों को तार कर रख देगी। बुढ़िया ने शायद सुना नहीं, अपनी ही धुन में बोली, पानी तो ऐसे ही ले आई, पर चाय कोरी मत पिवइयो। कोरी काहे, पकवान धरे हैं सो ले आऊँगी। और सुनील की बहू झमाझम करती हुई भीतर चली गई। उसके जाने के बाद छपरी में ऐसा सन्नाटा खिंच गया जैसे तूफान आकर चला गया हो। वह किंकरता विमूढ़ सी खड़ी रही थी कि सुनील की माँ ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। बहू के लक्षण देखे,
वे भेद भरे स्वर में बोली। तभी तो मुन्ना सारा सारा दिन बाहर रहत है, बस खावे और सोवे भर को घर में पाँव देत है। मोए तो उसे देख देख रुलाई छूटत है। और सचमुच ही वे आंखें पोंछने लगी। अंजू को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या कहकर सांत्वना दे। वह चुपचाप उन्हें रोते हुए देखती रही। इस बीच चाय आ गई। चाय के साथ बाकायदा बिस्कुट थे, आलू के चिप्स और चावल के सेव भी थे। ट्रे नीचे रखने भर की देर थी कि अम्मा ने अपना रोना मुलतवी कर एक बिस्कुट लपक लिया। सुनील की बहू ने उन्हें इस हिकारत से देखा कि अंजू भीतर तक कांप गई। जीभ तो अपनी लपलपाती है, पर नाम मेहमानों का करेंगी। बहुरानी जाते जाते सास की प्रशस्ति में कहती गई। अम्मा ने पता नहीं सुना भी कि नहीं, वे चुपचाप चावल के सेवों को अपने पोपले मुंह में चुभलाती रहीं। उन्हें यह भी भान न रहा कि जिसके लिए यह सारा तामझाम किया गया है उसने प्लेटों को हाथ भी नहीं लगाया, बस कोरी चाय ही गटकती रही। थोड़ी देर बाद सुनील की माँ को जैसे अपना दुख फिर याद आ गया। उसासे भरकर बोली, हमारी तो मती मारी गई थी बिन्नो, न तुम जैसी लक्ष्मी को लौटाते, न जे करकसा ई घर में आती। अंजू ने चोर नज़रों से अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जिसने सुनील की माँ की यह स्वीकारोक्ति सुनी हो, पर उसे खुद ही यह सुनते अच्छा नहीं लगा। वह उठ खड़ी हुई, पर इस तरह चोरों की तरह चले जाना ठीक नहीं है। गृह स्वामी से इजाज़त तो लेनी ही चाहिए। अम्मा परितृप्त भाव से नाश्ते पर जुटी थी। अंजू ने दोनों कप प्लेट उठाए और सीधे भीतर चली आई। जाना पहचाना घर था, कोई परेशानी नहीं हुई। रसोई वही थी, पहले की तरह ही काली पुती दीवारें थी। गैस के आ जाने से उनकी रंगत में कोई फ़र्क नहीं आया था। सुनील की बहू गैस पर कुछ छौंक रही थी। ये कहाँ रखने हैं? अंजू ने पूछा तो एकदम चौंक पड़ी। अरे आपने क्यों तकलीफ़ की? इस बार उसका स्वर अपेक्षाकृत सौम्य था। कोई बात नहीं, आपके पास तो बैठ ही नहीं पाई थी ना, इसलिए भीतर चली आई। अरे फुर्सत ही कहाँ है, अभी दोनों यमदूत स्कूल से आते होंगे, खाना ना मिला तो मुझे ही खा जाएंगे। ये दो लड़के ही हैं कि? अंजू ने उत्सुकता से पूछा। अरे और का क्या होगा, यही दोनों तो मेरी जान खाने को बहुत हैं। आपके कै बच्चे हैं? बस एक बिटिया है। बेटी अच्छी होती है, साए की तरह माँ के आसपास घूमती है, उसका सुख दुख समझती है। लड़के तो बस खाने पीने से मतलब रखते हैं। उस नीम अंधेरी रसोई में सुनील की बहू का चेहरा बड़ा सौम्य और व्यथा में भीगा सा लग रहा था। अंजू को यूं एकटक निहारते देख उसे संकोच हुआ। अपनी परेशानी छिपाते हुए बोली, वैसे एक लड़का होना चाहिए, ऑपरेशन तो नहीं कराया ना? अरे लड़के का क्या होगा, अंजू ने हंसकर कहा। अपने पास कौन सी स्टेट है जो वारिस चाहिए, बस एक किराए का दड़बा है। यहाँ अपना है तो किस दड़बे से कम है, सारा तो किराए पर उठा दिया है। बस ले देकर यही 3 कमरे हैं, कहीं बैठो, बुढ़िया की ठुल ठुल से छुटकारा नहीं है। दिन भर छाती पर चढ़ी रहती है, खुद तो तिनका नहीं उठाएंगी, पर मजाल है जो मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलने दें। कहने को तो सारा दिन राम नाम जपती रहती हैं, पर मन तो मरा माया में लिपटा रहता है। यह सास पुराण पता नहीं कब तक चलता। अंजू ने उसे बीच में रोककर कहा, भतीजी की शादी का कार्ड देने आई थी, आप लोग ज़रूर आइएगा। लिवा लाएंगे तो आ जाएंगे? मतलब वे क्या हमें कहीं साथ लिवा जाते हैं? लेकिन क्यों? हम उनके लायक जो नहीं हैं। अरे वाह, ये किसने कह दिया? सभी कहते हैं ससुर जब तक रहे यही रटते रहे, नंदे जब भी आती हैं यही सुनाती हैं, सास तो रोज़ ही मेरे नाम को रोती हैं, उनके सपूत मुँह से तो कुछ नहीं कहते पर हर बात में जता देते हैं। अंजू को उबकाई सी आने लगी। अजीब है ये लोग, अपनी गलती का एहसास भी करते हैं तो किस तरह अपना सारा आक्रोश इस बेचारी पर उड़ेल कर फुर्सत पा लेते हैं। तभी तो बेचारी इतनी चिड़चिड़ी सी हो गई है। आखिर उसे भी तो अपना रोष कहीं उतारना होता है। उसे खुद अपने पर भी आश्चर्य हो रहा था। क्या सोचकर वह इन लोगों पर, इस घर पर जान छिड़कती रही? क्या इस वातावरण में वह एक दिन भी रह पाती? भैया ने तो 1000 बार कहा था कि अंजू, माना कि लड़का बहुत ब्रिलियंट है, पर उस घर का माहौल तुम्हारे लायक नहीं है, दम घुट कर रह जाएगा। पर उस समय तो वह प्रेम में अंधी हुई जा रही थी, इतनी ऊंच नीच सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। अच्छा अब चलूँगी, उसने एकदम कहा। छपरी में अम्मा जी तब तक सारी प्लेटें साफ कर चुकी थी और परितृप्त भाव से बैठी थी। उनकी समाधि भंग करते अंजू ने उनसे इजाज़त मांगी। चल दी बिन्नो, उन्होंने कातर स्वर में कहा। एक बार फिरके से आइयो अंजू रानी, मुन्ना से भेंट करके जाइयो, नहीं वे बहुत पछते हैं। जी,
अंजू ने कहा और फिर एक बार मुस्कुराकर पास खड़ी गृहस्वामिनी से विदा लेनी चाहिए। पर यह क्या? उन आंखों में तो अंगारे बरस रहे थे। अंजू की मुस्कान होठों पे फ्रज होकर रह गई। क्या यह वही औरत है जो अभी अभी उससे इतनी अंतरंग हो रही थी? इस समय तो उसे देखते ही भी डर लग रहा था। सहमकर उसने नजरें झुका ली और सड़क पर आ गई। पीछे पीछे वह भी आई। बड़ी मुश्किल से उसकी ओर देखने का साहस जुटाते हुए अंजू ने कहा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मेरा तो सब देखा हुआ है, अभी चौक से तांगा ले लूँगी। उसने जैसे सुना ही नहीं, सीधे अंजू की आंखों में देखते हुए बोली, तो तुम हो अंजू? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। इस समय उसकी आंखों से अंगार नहीं उन्माद सा छलक रहा था। एक एक शब्द चबाते हुए बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मेरी गृहस्थी का सारा रस तो ले गई महारानी, अब यहाँ क्या रखा है? तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यहाँ वहाँ सबकी चहेती बनी हुई हो, तभी तो चेहरा ऐसा गुलाब बना हुआ है। पर मेरे हिस्से क्या आया? सिर्फ इस नरक की चौकीदारी? ये किस जन्म का बैर बुनाया है तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फिर क्यों मुझे इस भट्टी में झोंक दिया? क्यों मेरी जिंदगी मिट्टी कर दी? क्यों? आखिर क्यों? उसके ये कातर प्रश्न चारों ओर से प्रतिध्वनित होकर अंजू के कानों से टकराने लगे और उसे लगा जैसे शोर के इस आवर्त में वह डूब ही जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी प्रश्नों के भंवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।